हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो। और उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं आपको क्लास 10th बायो लाइव प्रोसेस पढ़ा रहा था। और इसमें आपका जो फर्स्ट हाफ पोर्शन था, जैसे डाइजेशन वाला जो पोर्शन था, वो मैंने कवर करा दिया था। ठीक है, लाइव प्रोसेस में जो आपका पहला पोर्शन है डाइजेशन, तो ये डाइजेशन में आपका न्यूट्रिशन था। ठीक है, डाइजेशन न्यूट्रिशन ये आपका कंप्लीट हो गया है। सेकेंड हाफ जो आपका स्टार्ट होता है वो है रेस्पायरेशन। ठीक है, उसके बाद आपका चलेगा ट्रांसपोर्टेशन, फिर आपका चलेगा एक्सक्रीशन। तो ये पोर्शन खत्म होने के बाद फिर आपका प्लांट फिजियोलॉजी भी उसमें इंक्लूडेड किया गया है, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, बाकी सारी चीज़ें जो प्लांट से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें आपको चैप्टर के एकदम लास्ट में मिलेंगी। ठीक है, तो वही पुराना बेसिक की तरह। तो फिर शुरू करें फिर, चलिए। तो फिर वही रेगुलर की तरह कुछ बच्चों ने फिर से डाउट भेजा है, और डाउट्स पहले ले लेते हैं जो बच्चों ने भेजा है। देखिए, पहला है आपका, मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पर्सन्स वर टेकिंग इंसुलिन फ्रॉम आउटसाइड। मतलब बहुत सारे जो डायबिटिक पर्सन्स हैं वो इंसुलिन बाहर से लेते हैं। अब देखो क्यों लेते हैं, इसका पीछे पर्टिकुलर रीजंस होता है। जैसे हम जो जिस यंग एज में अभी हैं, इसमें हमें शुगर की कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ की हमें कोई बीमारी नहीं है, तो वो क्यों नहीं है भाई? अगर जो 60 एबव प्लस होंगे, या आजकल तो 30-40 चल रहा है, ठीक है, बहुत तेज़ी से पास ऑन हो रहा है ये। अगर हम एक जनरल क्राइटेरिया भी लेके चलते हैं, तो जो 60 से एबव वाले मान लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि शुगर है। उनको शुगर क्यों है, पहले ना उसका रीज़न जानो, उसका जड़ का कारण जानो कि उनको शुगर क्यों है। अब आप शुगर इसलिए है क्योंकि उनके ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। अब शुगर का लेवल हमेशा तो ज़्यादा रहा नहीं होगा, शुगर का लेवल कम होता होगा ना। और शुगर के लेवल को कम करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पैंक्रियाज से, बीटा सेल से इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है। वो हार्मोन क्या करता है कि ब्लड शुगर लेवल को आपके बॉडी में कम डाउन रखता है। लेकिन किसी कारणवश बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बैलेंस डाइट हो गया, नहीं काम कर रहा है, आपका खाना पीना नहीं सही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी कारणवश अगर आपका पैंक्रियास से इंसुलिन निकलना बंद हो गया या बहुत कम हो गया, तो अगर इंसुलिन मान के चलो ना के बराबर वो निकल ही नहीं रहा है, तो जब निकलेगा ही नहीं वो, तो ब्लड शुगर लेवल तो बढ़ता जाएगा। और अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, तो इंश्योर है आपके को शुगर डायबिटीज़ हो ही जाएगा। और इसको ओवरकम करने के लिए फिर हम बाहर से इंसुलिन अपने बॉडी में एंटर कराते हैं, ताकि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल कम रहे। ठीक है, तो इसीलिए हम बाहर से लेते हैं इंसुलिन। क्यों लेते हैं? क्योंकि बॉडी के अंदर इंसुलिन सफिशिएंट मात्रा में नहीं बन पा रही है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन है, द लिवर इज ऑल्सो नोन एज हीमोस्टैटिक ऑर्गन एज इट कंटेन्स ब्लड इन इट। सिमिलरली कैन वी कॉल स्प्लीन ऑल्सो एन होमोस्टैटिक ऑर्गन बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन ब्लड इन इट। हाँ, सही, बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे लीवर और स्प्लीन दोनों ही ब्लड होल्डिंग रखते हैं। लीवर आपका 400 ml रखता है और स्प्लीन आपका 200 से 250 ml रखता है। तो आप हीमोस्टैटिक ऑर्गन तो दोनों को बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ने ब्लड होल्ड करके रखा है। अब ब्लड बैंक आप सिर्फ किसको बोल सकते हैं? स्प्लीन को बोल सकते हैं, क्योंकि ब्लड बैंक का मतलब क्या होता है? जब हमें ज़रूरत पड़े तब हम वो चीज़ें किसी को पास ऑन कर सकें। भाई आप अपना पैसा रखते हो बैंक में, तो फिर ऐसा तो है नहीं कि जरूरत पड़ने पर वो बैंक कहता नहीं मैं पैसा ही नहीं दूंगा, नहीं तो वो दे देता ना, इसीलिए तो वो बैंक है। वैसे ही बैंक जो है क्राइटेरिया बनाई गई है। बैंक शब्द का मतलब है कि इमरजेंसी की सिचुएशन पर आपको आपकी जरूरत की चीज़ मिल जाए। तो क्योंकि स्प्लीन जो होता है वो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आपको ब्लड दे देता है, इसीलिए स्प्लीन आपका ब्लड बैंक है, लिवर नहीं है। लेकिन हीमोस्टैटिक ऑर्गन दोनों है, क्योंकि दोनों स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो ये हो गया आपका लास्ट सेशन का डाउट। और अब स्टार्ट करते हैं हम अपना रिस्पायरेशन। ठीक है, अब देखो रिस्पायरेशन होता क्या है, बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि रिस्पायरेशन मतलब क्या है, ब्रीदिंग मतलब क्या है, बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें। देखो, जो जनरल रिस्पायरेशन का मतलब बच्चे समझते हैं, रिस्पायरेशन का मतलब बच्चे ये समझते हैं कि इन टेक ऑफ O2, ऑक्सीजन का इनटेक करना, एंड आउट ऑफ
CO2 और CO2 को बाहर करना, इसको हम बोलते हैं रिस्पायरेशन। ऐसा बच्चे समझते हैं कि इनटेक ऑफ O2 एंड आउट ऑफ CO2 इज नोन एज रिस्पायरेशन, बट ऐसा नहीं है। ये जो दोनों प्रोसेस हैं आपके, इनटेक और आउट करना, एक्चुअल में ये रिस्पायरेशन नहीं है, ये आपका एक्चुअल में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, आपकी बॉडी में गैसियस का एक्सचेंज हो रहा है कि आप O2 अंदर गया, फिर वहां पे एक्सचेंज हुआ, फिर वहां से CO2 बाहर आया। तो एक्चुअली ये रिस्पायरेशन नहीं होता है। ठीक है, ये इंक्लूड किया जाता है ब्रीदिंग के अंदर। अब जैसे आपने O2 को इनटेक किया, तो O2 के इनटेक को बोलते हैं इंस्पायरेशन। ठीक है, या इसी को हम दूसरे शब्दों में बोलें तो इसी को हम बोलते हैं इनहेलिंग। ठीक है, अच्छा, अगर हम CO2 को बाहर रिमूव कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्सपायरेशन, या इसको हम बोलते हैं एक्सहेलिंग। ठीक है, ये बोलते हैं। अच्छा, दोनों को आप मिला दो, इन दोनों को आप एक साथ कंबाइन कर दो, और इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो इसी को बोलते हैं हम ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, दोनों सेम नहीं होते हैं। तो क्या बताया मैंने कि इनटेक ऑफ O2 एंड आउट ऑफ CO2, ये तो आपकी बॉडी में गैसियस एक्सचेंज हो रहे होते हैं, और ये गैसियस एक्सचेंज जो एक्चुअली इसका जो प्लेस है, ये जो गैसियस एक्सचेंज आपके प्लेस हो रहा है, ये आपके लंग में होता है। अच्छा, लंग में भी कहाँ होता है? ये आपका लंग में स्पेसिफिकली आपके एल्वलाई रीजन में होता है। तो गैसियस एक्सचेंज पूछा जा सकता है कि गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है। ऑप्शन में अगर लंग्स हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो एल्वलाई आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब इनटेक कर रहे होगे तो उसको इंस्पायरेशन या उसको इनहेलिंग बोलेंगे, अगर आउट कर रहे होगे CO2 को तो उसको एक्सपायरेशन या एक्सहेलिंग बोलेंगे। इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को प्रोसेस को कॉन्टिन्यूसली या ब्रीदिंग बोलते हो, या इनहेलिंग और एक्सहेलिंग के प्रोसेस को आप ब्रीदिंग बोल सकते हो। ठीक है, तो ये पोर्शन तो ब्रीदिंग का है। रेस्पायरेशन जो होता है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, जो आपकी बॉडी के अंदर करवाया जाता है। तो रेस्पिरेशन जो है वो एक डिफरेंट थिंग है। ठीक है, वो आप थोड़ा सा क्लियर रखो। ठीक है, अब क्या है कि रेस्पिरेशन जो होता है, जनरली हम रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीदिंग को इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, अब रेस्पिरेशन जो है आपका एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये पहला हो गया। अब सेकंड आपको ध्यान से देखो, रेस्पिरेशन जो होता है वो आपका एक केमिकल प्रोसेस होता है, और अगर ये केमिकल प्रोसेस है बच्चा, तो जाहिर सी बात है इसमें रिएक्शंस जरूर होंगे। अच्छा, ये रिएक्शंस होंगे तो ये रिएक्शंस होने के पर्टिकुलर साइट भी होंगी कि ये रिएक्शन होंगे कहाँ, तो ये रिएक्शन आपके सेल में परफॉर्म करवाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन सेल में परफॉर्म कराया जा रहा है, दैट मीन्स वो रिस्पायरेशन होता है। ठीक है, अच्छा, ब्रीदिंग के लिए उसका पर्टिकुलरली एक ऑर्गन डिसाइडेड होता है। जैसे डाइजेशन करने के लिए एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड डिसाइडेड था, वैसे ही ब्रीदिंग के लिए उसका भी एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक डिफाइन किया गया है कि उसमें आपका नॉस्ट्रिल आएगा, ट्रैकिया आएगा, लंग्स आएगा, एल्वलाई आएगा। तो वो उसका भी एक पर्टिकुलर एक सेपरेट आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, अब केमिकल प्रोसेस अगर हो रहा हो तो जनरली इसमें आप करते क्या हो, इसमें आप जनरली क्या करते हो, जो भी आपका एटमॉस्फियर O2 है उसको आप बॉडी के अंदर या उसको आप सेल के अंदर इनटेक करते हो। ठीक है, सेल के अंदर इनटेक करते हो। अब सेल में होता है CO2, तो CO2 फिर उस सेल से या उस बॉडी से हो जाता है रिमूव। अब O2 का अंदर लेना और CO2 का बाहर लेना, ये तो आपका ब्रीदिंग का पार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो बीच में कुछ ना कुछ तो इस सेल में हुआ होगा, O2 लेने के बाद कुछ तो इसमें हुआ कि वो CO2 बाहर निकाला। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये केमिकल प्रोसेस होता है, और इसी इवेंट को जो यहाँ बीच में हो रहा है इसी को हम जनरली रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, या इसी को आप बोल सकते हो। ठीक है, कुछ किताबें हैं मिक्स समझाती हैं कि गैसियस एक्सचेंज और यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इन दोनों को मिला के आप क्या बोल सकते हो, रेस्पिरेशन बोल सकते हो। ठीक है, अब बेसिकली ये हो गई आपका एक इंट्रो का पार्ट हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम एक
समझाते हैं आपको, हालांकि डिटेल मैंने कर दिया कि ब्रीदिंग क्या होता है, ठीक है, तो उसको नोट कर लो। और नेक्स्ट हम जरा एक बार ध्यान से देख लेते हैं गैसियस एक्सचेंज। देखो गैसियस एक्सचेंज का ना एक पर्टिकुलरली साइट होता है कि और किसको एक्सचेंज करना है किसको नहीं करना है, ठीक है। अभी एक शॉर्ट में आप समझो, जैसे आपने बोला कि आप जो सांस लेते हो भाई वो आप एटमॉस्फेयर से ही आप ले रहे हो। अब एटमॉस्फेयर में आपका O2 भी है और कुछ मात्रा में CO2 भी होता है, बहुत सारे में आपका अदर गैसेस भी होती हैं। तो आप एटमॉस्फेयर में तो सारी गैसेस हैं, लेकिन जब ये आप इनटेक करते हो तो आपके पास सबसे पहला आता है नोज़। नोज़ के बाद आपका आता है आपका नॉस्ट्रिल, जो एक लंबी सी ट्यूब आपकी गई होती है। उसके बाद फिर आएगा आपका फेरिंग्स, क्योंकि याद होगा मैंने बताया था डाइजेशन और रेस्पिरेशन में ये पोर्शन कॉमन मिलता है, ठीक है। फेरिंग्स के बाद आपका आएगा आपको ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे चल के बाइफरकेट करता है, दोनों लंग्स में जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका जो हवा है वो आपका लंग्स में गया। लंग्स के बाद आपका जो हवा है जो एटमॉस्फेयर में था वो एल्वलाई में गए। अब देखो एटमॉस्फेयर से तो आपने सारी गैसेस एंटर की, आपकी जो गैस है वो नोज, नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, एल्वलाई तक तो सारी गैसेस जाती हैं। बट एल्वलाई से आगे जो जाना होता है वो सिर्फ किसको प्रोसीड किया जाता है, O2 को। बाकी गैसेस को यहीं पर होल्ड करके रखा गया होता है, ठीक है। ये O2 आपका पहुंचता है कहां पर, सेल के अंदर। अब जब सेल के अंदर पहुंचेगा तो वहां पर एक केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उस केमिकल रिएक्शंस का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो होता है CO2। तो ये जो CO2 निकलता है लार्ज अमाउंट में, ये CO2 वापस एल्वलाई तक आता है, और एल्वलाई से फिर आपका CO2 रिटर्न होते हुए और ये आपके से बाहर हो जाता है। अब आई थिंक आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में होता क्या है। आपने एटमॉस्फेयर की सारी गैसेस इनहेल कर ली, ठीक है, वो आपके नोज से नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, एल्वलाई तक सारी गैसेस आई। बट एल्वलाई के आगे सिर्फ ऑक्सीजन को पास ऑन किया गया, बाकियों को रोक लिया गया, क्योंकि आपकी बॉडी को जरूरत सिर्फ ऑक्सीजन की है, ठीक है। अब ये है कि बाकियों को क्यों रोक लिया गया, एक ऐसा फिल्टर लगा है जो सिर्फ ऑक्सीजन को ही जाने देती है, क्योंकि आपकी बॉडी की जो डिमांड है वो सिर्फ ऑक्सीजन की है, बाकी गैसेस की नहीं है, इसलिए उन्हें जाने नहीं देगा वो। और यह ऑक्सीजन आपका सेल में पहुंच जाएगा, सेल में आपका केमिकल रिएक्शंस हो गए, और वहां पे जो उसका बाई प्रोडक्ट बनता है वो CO2 बनता है। CO2 वापस एल्वलाई के पास आएगा और वापस लंग्स, ट्रैकिया, फेरिंग्स, नॉस्ट्रिल, नोज और एटमॉस्फेयर में निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि एल्वलाई जो होता है, एल्वलाई, इस एल्वलाई को आप ये नहीं बोल सकते हो साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, कि आपका जो एल्वलाई है वो गैसियस एक्सचेंज करने का जगह है, मतलब गैसियस एक्सचेंज आपका एल्वलाई में ही होता है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इनको याद रखो और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी, ठीक है। इसमें अभी और भी चीज़ें आपको बतानी है, बट इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा आते हैं रेस्पिरेशन में, कि जो आपका सेलुलर लेवल पर रेस्पिरेशन होने जा रहा है उसमें क्या होता है एक्चुअली, कैसे क्या काम करना होता है, ठीक है। देखो रेस्पिरेशन में जनरली जो केमिकल आपका, मैंने बोला ना कि जो आपका हो रहा है केमिकली जो सेल के अंदर हो रहा है, अब एक्चुअल में देखो होता क्या है। आपने डाइजेशन किया, न्यूट्रिशन लिया, और अगर आपको याद होगा तो आपकी बॉडी ने सबसे ज़्यादा जो इनटेक किया था वो कौन किया था, किसको किया था, सबसे ज़्यादा बॉडी ने कार्बोहाइड्रेट को किया था। कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो कौन होती है, ग्लूकोज होती है, ठीक है। ऐसे ही प्रोटीन की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो आपका अमीनो एसिड है, और फैट का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल माना जाता है, ठीक है। तो डाइजेशन आपने किया कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ वाटर, जिसको आपने हाइड्रोलिसिस बोला था, उसकी मदद में ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। अब इस ग्लूकोज का देखो होता क्या है। अब इस ग्लूकोज में क्या होता है, क्योंकि आप इनटेक कर रहे हो, आपने सांस लिया, एल्वलाई तक आया, वहां से O2 अंदर सिर्फ जाने को परमिशन मिली, O2 को अंदर जाने की परमिशन मिली,
और जब आपका ग्लूकोज O2 से रिएक्शन करता है, कोई भी चीज़ अगर O2 के प्रेजेंस में है तो वो उसको जला देती है, ठीक है, कंबशन करा देती है। ये सपोर्टर है, कंबशन रिएक्शन अगर कराना हो तो ये आपका ऑक्सीजन सपोर्टर होता है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगी तो ये यहाँ तुरंत बन जाता है CO2 प्लस बन जाता है H2O और प्लस यहाँ पर बनता है आपका एनर्जी, ठीक है। CO2 बनता है, H2O बना और आपका एनर्जी बना। अब ये जो CO2 है, यही CO2 आपकी बॉडी से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। वाटर क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बनता तो बॉडी में स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। बाकी ये कार्बोहाइड्रेट वाला भी तो प्रोसेस करवाना होता है। अब ये बचा जो एनर्जी है, अब ये एनर्जी जो बनती है ये लेस कम भी बन सकती है और ये एनर्जी ज़्यादा भी बन सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अमाउंट आपने कितना लिया है उस पर डिपेंड करता है कि एनर्जी कितनी बनेगी, ठीक है। तो अच्छा, अभी ये तो बताएंगे, उससे पहले एक चीज जानो कि ये जो एनर्जी बनती है, ठीक है, ये एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP क्या होता है पहले समझो थोड़ा सा। ATP का मतलब है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। ये फुल फॉर्म है, पेपर में आता है, काफ़ी आता है, ठीक है, इसको याद रखो। अब जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, ठीक है, बहुत जगहों पे पाउंड में चलता है, डॉलर में चलता है, विदेशों में डॉलर चलता है। हमारे यहाँ देख लो, जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, हमने बोला 100 सेंटीमीटर, तो इसका क्या मतलब है कि वो सीधे सीधे 1 मीटर बोला जा रहा है, ठीक है। 1000 मीटर मतलब सीधे सीधे वो 1 किलोमीटर बोलना चाह रहे हैं। तो चीज़ें वही हैं, बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। जैसे किसी ने बोला $1 मतलब 80 रुपीज़, तो हमारे यहाँ का 80 रुपया उनके यहाँ का $1 होता है। सेम ऐसे ही एनर्जी जो स्टोर की जाती है उसकी एक पर्टिकुलर यूनिट होती है। तो हमारी बॉडी में जो किसी भी लिविंग की बॉडी में जो एनर्जी स्टोर की जाती है वो ATP के फॉर्म में ही स्टोर की जाती है, ठीक है। अब ये ATP जो होता है आपके बॉडी में, आपके सेल में, याद है ना 9th में पढ़ाया गया होगा कि ये कहाँ पे स्टोर की जाएगी, ये स्टोर किया जाएगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या नाम दिए हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। तो एक चीज क्लियर रखो, पावर हाउस उसको बोलते हैं जो एनर्जी को स्टोर करता है, ना कि एनर्जी को बनाता है। बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये सिर्फ एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में चेंज कर सकता है। जैसे आपके घर पंखा चलता है, पंखा बहुत देर तक चल गया तो उसको फिर आपको ना टच किया करो, पंखा गर्म हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पंखे को मिल रही होती है वो मैकेनिकल में तो जा ही रही है, लेकिन साथ साथ कुछ एनर्जी हीट में भी रिलीज कर दी जाती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को 2 पार्ट में तोड़ दिया उसने, 2 अलग अलग फॉर्म में एनर्जी में तोड़ दिया। सेम वैसे ही एनर्जी कन्वर्ट की जाती है सिर्फ वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी बनती है वो कहीं किसी और फॉर्म में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में वो एनर्जी आई रहती है, जो उसको तोड़ दिया जाता है किसी और फॉर्म में एनर्जी में, और वो ATP के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों बोलते हैं पावर हाउस, क्योंकि वो एनर्जी को स्टोर करता है, ना कि एनर्जी को बनाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा डिटेल में रखिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि आपने डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा लिया था, वहाँ से ग्लूकोज निकला, आपका ग्लूकोज आपके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, CO2 H2 प्लस एनर्जी, CO2 जो होता है बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, H2 बहुत स्मॉल अमाउंट, बहुत कम मात्रा में मिलेगा तो बॉडी में स्टोर कर लिया जाएगा। एनर्जी कम भी बन सकती है, ज़्यादा बन सकती है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन आपने लिया है। एनर्जी जो होती है वो ATP की फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है, ठीक है। कहाँ स्टोर की जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में की जाती है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। बाकी ATP का जो फुल फॉर्म है वो आप याद कर लो, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ याद कर लो। उसके बाद हम चेक करते हैं, ये डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर ऑक्सीजन कम होगा तो क्या होगा और ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ठीक है। बाकी प्रोडक्ट भी चेक कर लेते हैं। चलिए अब थोड़ा सा पहले रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, अगर आपको जाननी है
तो रेस्पायरेशन की डेफिनेशन में आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड some amount of energy in the form of ATP। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो। अब ये जो वर्ड है ऑक्सीडेशन, इसको आप अभी बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, अभी आप समझ लो, क्योंकि ऑक्सीडेशन इन द सेंस हो गया कि जब किसी भी कंपाउंड में, केमिकल में जब ऑक्सीजन ऐड ऑन होता है और रिएक्ट करता है तो उसी को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपके ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो CO2H2O बनता है। ठीक है, जैसे आपके पास अगर आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है, अच्छा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, अगर आपकी ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और ये आपको दे देता है CO2 प्लस H2O और प्लस आपको एनर्जी, तो इसी को हम बोलते हैं रेस्पायरेशन। अच्छा एक चीज़ जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, एनर्जी निकल रही है। ठीक है, केमिस्ट्री में जब आप, हालांकि इसके पहले चैप्टर का वीडियो जो केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसका पहला रिएक्शन जो है, सॉरी पहला जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, उसका वीडियो पड़ा है। ठीक है, आप तो वहाँ उसको भी देख सकते हो, इससे आपका वो भी पूरा हो जाएगा। तो उसका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो पहले से पड़ा है। जिस भी रिएक्शन में, केमिस्ट्री के जिस भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि रेस्पायरेशन जो होता है वो आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेकंड आपका जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा होता तो आई थिंक आपको याद होगा, मैंने इसको एग्जांपल में किसके लिखवाया था? कैटाबॉलिज्म में लिखवाया था, क्योंकि यहाँ कंपाउंड आपका ब्रेक डाउन हो रहा होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आप इनको नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पे। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हो ना, इस ऑक्सीजन के अमाउंट पे डिपेंड करता है कि रिएक्शंस कैसा होगा। ठीक है, अब देखो अगर इसमें दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, और ये जो दोनों पॉसिबिलिटी है, बच्चे इसमें मैं गलती बता दे रहा हूँ, बच्चे जो करते क्या है, देखो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आप लिखोगे इन सफिशिएंट ऑफ, अच्छा देखो किताबों में या तो आपको एयर लिखेगा और या तो वो सीधे सीधे O2 लिखेंगे। एयर लिखता है क्योंकि एयर में सिर्फ ऑक्सीजन ही वो कंपोनेंट होता है जो किसी के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो एयर लिख दे तो कंफ्यूज मत होना, वो O2 को ही बात कर रहा है। सेकंड आप लिखोगे कि अगर ऑक्सीजन का अमाउंट सफिशिएंट है, सफिशिएंट ऑफ एयर या O2। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, इसको याद कर लेते हैं एब्सेंस एंड प्रेजेंस। तो ये गलती नहीं करनी है आपको कि एब्सेंस और प्रेजेंस बोलोगे, आपको यही बोलना है कि इनसफिशिएंट है। अगर आपके पास O2 या एयर इनसफिशिएंट है तो उसको आप बोलोगे, मार्कर नहीं चल रहा है, आप उसको बोलोगे एनएरोबिक रिएक्शन। ठीक है, या एनारोबिक रेस्पायरेशन। अगर आपका ग्लूकोज ऑक्सीजन इनसफिशिएंट है, जितना चाहिए उतना नहीं है, तो वो एनारोबिक होता है। लेकिन अगर आपका सफिशिएंट में है वो, तो उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा कि एनारोबिक रेस्पायरेशन जो होता है वो इनसफिशिएंट में जाएगा और एरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है वो सफिशिएंट में जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इन दोनों के बारे में देख लेते हैं कि एक्चुअली एरोबिक एनारोबिक होता क्या है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या इनको लिख लो। चलिए, तो अब नेक्स्ट देखते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन। देखो एनारोबिक रेस्पायरेशन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एरोबिक और एनारोबिक में क्या होता है। देखो आपका जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, हम दोनों पहले एक मिक्स चार्ट आपको दे देते हैं।
देखो आपके पास है आपका ग्लूकोज, तो अब देखो होता क्या है, ग्लूकोज जो होता है वो पहले कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, ठीक है। ग्लूकोज जो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। अब ये जो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है ये कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के में कोई O2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ O2 होता है। और ये जो पोर्शन है इसी पोर्शन को आप क्या बोलते हो, एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलते हो, ठीक। पायरुविक एसिड आगे चल के कन्वर्ट होता है आपका CO2, वाटर और प्लस एनर्जी। ये जो होता है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में O2 की जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनको याद रखिएगा, ठीक है, कि CO2 आपका बन जाएगा। अब देखो फिर पायरुविक एसिड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसके बाद भी ऑक्सीजन उसको सफिशिएंट मिला या नहीं मिला। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना साइटोप्लाज्म में, यहाँ किसी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अच्छा, ये जो हिस्सा होता है ये इतना पोर्शन जो है ये वाला, ठीक है, ये पोर्शन चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, ये हिस्सा दोनों में कॉमन होता है, ठीक है, ये पोर्शन दोनों में। अच्छा, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। अगर आपका ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। और ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है ये कॉमन होता है एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन, दोनों ही रिस्पायरेशंस में ये पोर्शन कॉमन होते हैं। होता कहाँ है, साइटोप्लाज्म में होता है, और ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होती है। अब पायरुविक एसिड डिपेंड करता है कि अगर पायरुविक एसिड को सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल गया तो वो फिर आपका ये प्रोडक्ट बना देगा, तो वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, वो एरोबिक रिस्पायरेशन हो जाएगा। अगर पायरुविक एसिड को इनसफिशियंट ऑक्सीजन मिला, ठीक है, तो वो आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर कट हो गया होगा कि ये होता क्या है, ठीक है। अब उसके बाद क्या थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा डिटेल में दे देता हूँ, हालांकि ये 10th क्लास में नहीं है, बट आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लो इसमें, ठीक है। पूरा जो प्रोडक्ट होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड किया गया होता है। पहला हिस्सा होता है आपका ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड पार्ट होता है इसका आपका क्रेब साइकिल, और थर्ड होता है इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या कुछ किताबें चेन ना लिख के उसको सिस्टम भी लिखती हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन तो कॉमन है, दोनों में ही होगा, ठीक है। तो अगर बिना ऑक्सीजन के हो रहा तो आप ये बोल सकते हो कि ये वाला एनारोबिक को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, ठीक है, मतलब बिना ऑक्सीजन के हो रहा है, ठीक है। ये प्रोसेसेस हैं, ये एनारोबिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, लेकिन ये होता दोनों में है, एरोबिक में भी होता है एनारोबिक में भी होता है, पहला पोर्शन। अच्छा, ये जो दोनों है क्रेब्स साइकिल और ETS, इनके लिए ऑक्सीजन इनको चाहिए ही चाहिए। तो ये जो दोनों इवेंट है ये किसके इवेंट है, ये एरोबिक के इवेंट है, बट ये जो इवेंट है ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों के इवेंट है। अब ग्लाइकोलिसिस आपने करवा दिया, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में आपका पायरुविक एसिड बन गया। अब पायरुविक एसिड डिपेंड करता है ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट है या नहीं है, वो जैसा भी डिपेंडेंट होगा वो उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। उसमें अगर आपको दिख रहा होगा तो आपने देखा कि आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है। आपका जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में पहले कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में। अब उसके बाद पायरुविक एसिड आपका डिपेंड कर रहा है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ठीक है। अगर देखो सफिशिएंट ऑक्सीजन होगा, जनरली हमारे मसल्स में अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है तो वो आपका जनरली आपका एथेनॉल बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में अगर जनरली होता है तो वो सफिशिएंट अमाउंट में होता है, ठीक है। अगर आपके मसल्स में हो रहा होगा तो वो इनसफिशिएंट बन सकते हैं। अच्छा, बुक ने भी एब्सेंस लिख दिया है, बट एब्सेंस नहीं, जैसे आप, और ये तो थोड़ी लोअर सेक्शंस की बुक है,
तो मैंने वहाँ से ये फ़ोटो पिक किया है। बट जो हायर क्लासेस की बुक होती हैं वो एब्सेंस ना लिख के वो इनसफिशिएंट लिखती हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए, बुक ले भले एब्सेंस लिखा है, आप इनसफिशिएंट और सफिशिएंट ही याद रखो, ठीक है। तो आप ध्यान रखो कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो सफिशिएंट होगा, वहाँ आपका जो प्रोडक्ट है वो देखो CO2 H2 एनर्जी बनी है। अगर इनसफिशिएंट होगा तो आपका अल्कोहल, जनरली आपका लैक्टिक एसिड बन जाएगा मसल्स में, क्योंकि मसल्स में उतना आपका O2 नहीं होता है, ठीक है। सब थक जाते हो, बहुत ज़्यादा आपने एक्सरसाइज कर लिया, बहुत ज़्यादा आपने जर्नी कर लिया, तो आपने देखा होगा ना कि आपको फटीग, थकान बहुत होती है, नींद बहुत आती है। रीज़न ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो उस समय ऑक्सीजन की डिमांड हो जाती है ज़्यादा और आपकी बॉडी उतना सप्लाई नहीं कर पाती है, तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, जैसे आप दौड़ते हो तो सांस फूलता है ना, और जब सांस फूलता है तो उसमें क्यों सांस फूलता है, क्योंकि दौड़ते हो तो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ा दी जाती है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए फिर आप रन करते हो, दौड़ते हो, क्योंकि दौड़ने से फिर वो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई तो आप बढ़ा दिया है, बट पता नहीं उतना सफिशिएंट ऑक्सीजन मिला कि नहीं मिला। तो जब आप कोई हार्ड वर्क करते हो तो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी नहीं मिलती बॉडी को जितनी ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा जब नहीं होता है तो फिर बॉडी में इनसफिशिएंट हो जाता है, और उस केसेस में जो आपका ग्लूकोज होता है वो पायरविक CO2 और H2O में ना कन्वर्ट होके वो लैक्टिक एसिड और आपके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मसल्स में जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होता है तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और यही सारी चीज़ें अगर हम ईस्ट में बात करें, खमीर जिनको बोलते हैं, अगर उसमें करें तो आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल में भी यूज़ किया जाता है उसको, और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम थोड़ी सी चीज़ें, अगर यहाँ आपको चार्ट में तो दिया ही होगा, बट थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ और डिटेल कर दूँ हल्का सा, तो बस आप इतना जानूँ कि जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया आपका, पायरुविक एसिड में, ठीक है। अब पायरुविक एसिड, अच्छा ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया C6H12O6, ठीक है। अब जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा तो देखो ना, डिपेंड करता है, चार्ट में आपको दिख रहा होगा, ये डिपेंड करता है। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो सफिशिएंट अमाउंट है, और अगर सफिशिएंट अमाउंट होगा तो वो एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, और इस केस में आपका CO2 बनेगा, H2O बनेगा और प्लस एनर्जी बनेगा। अगर यही सारी चीज़ें अगर आपका मसल्स में हो रही होंगी तो मसल्स में क्योंकि उतना सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होता है तो ये आपका एनोरोबिक रिस्पायरेशन में आ गया, ठीक है। और इस केसेस में जो आपका बनेगा वो लैक्टिक एसिड में होगा, जो आपकी बॉडी के मसल्स में ही जाके स्टोर होने लगेंगी, और इन्हीं लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन की वजह से आपको फटीग होने लगता है या आपको शरीर में दर्द होने लगता है। सेम काम यही चीज़ अगर ईस्ट में हो रहा होगा तो वो भी एनोरोबिक रिस्पायरेशन है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो आपका अल्कोहल बनाएगा C2H5OH, लेकिन इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है फर्मेंटेशन। तो आप बस प्रोसेस अलग किए हैं कि एनारोबिक रिस्पायरेशन अकर इन ईस्ट इज ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ये बेसिक था आपका एरोबिक एनारोबिक के बारे में, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ स्टार्टिंग में आपको रिस्पायरेशन में क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम आपको बताऊंगा, ठीक है, कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको एक स्टार्टर आपको दे दिया कि रिस्पायरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है, इनहेलिंग क्या होता है, इनहेलेशन, एक्सपायरेशन, एक्सहेलेशन क्या होता है, ठीक है, एक आपको दे दिया। सेकंड आपका रेस्पिरेशन क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, जो चीज़ें सेल में होती हैं उसको सेलुलर रेस्पिरेशन। गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, मैंने वो आपको एक थोड़ा बहुत बता दिया आपको। तो एक जो रेस्पिरेशन की बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, इतना तो आपकी बुक में नहीं दिया है, जबकि और अभी बचा है आपको बताना, ठीक है। सेकंड पोर्शन में आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी का फर्स्ट पार्ट था। अब आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें ट्रैकिया, एल्वेलाई, लंग्स थोड़ा थोड़ा उसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी पढ़ाया समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। बाकी पढ़ाई करते रहिए, और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर शेयर करिए। बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।